अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। इसको इंट्रोड्यूस किया था मुलर ने 1839 में। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम प्रोटीन्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन, इनका कॉम्पोजिशन और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ली है यहाँ पर प्रोटीन का डेफिनेशन। ओके, तो देखो बच्चों, जो प्रोटीन वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, इससे डेराइव्ड हुआ है। इस वर्ड प्रोटियोस का मीनिंग होता है फर्स्ट, मींस प्राइमरी। तो इस तरह प्रोटीन्स जो है वो एनिमल लाइफ के एक प्राइमरी सब्सटेंस है, एक फर्स्ट सब्सटेंस है। ओके, यही मैंने डिफाइन किया है कि द नेम प्रोटीन derived from Greek word proteos means first. Thus, proteins are primary important substance for animal life. समझ गए बच्चों कि जो एनिमल लाइफ है उनके ये प्राइमरी सब्सटेंस है। और आगे अगर हम डिफाइन करें कि प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, जिसमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर हेल्पिंग पीपल्स एंड एनिमल्स टू ग्रो एंड बी हेल्दी। समझ गए बच्चों कि जो प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजनस कंपाउंड हैं, जिनमें ये एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फास्फोरस, और इनका मॉलिक्यूलर मास काफी हाई होता है। और ये चाहे पीपल्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनकी ग्रोथ, उनके मेंटेनेंस, उनके गुड हेल्थ, इसमें हेल्पफुल होते हैं। तो ये है प्रोटीन्स। समझ गए बच्चों कि प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा के प्रोटियस से बना है, डेराइव हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक या फर्स्ट, अर्थात जीवों के लिए प्राथमिक पदार्थ जो उच्च अणुभार वाले हैं, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ये मिला होता है या इनसे बने होते हैं, और जो जीवों की वृद्धि, स्वास्थ्य और पूर्ण विकास में सहायक होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। तो समझ गए होंगे कि प्रोटीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो नाइट्रोजन के अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इनसे बने हैं, और एनिमल्स के लिए एक प्राइमरी सब्सटेंस है। ये एनिमल्स की, चाहे एनिमल्स में पीपल्स हो चाहे फिर और भी अदर एनिमल्स हो, ओके, इनके ग्रोथ के लिए, इनके एक मेंटेनेंस के लिए, समझ गए ना, बहुत ही हेल्पफुल है। तो ऐसे सब्सटेंस हैं प्रोटीन्स। एग्जांपल्स देखो, इंसुलिन हो गया, मायोसिन हो गया, फाइब्रोन हो गया, केराटिन हो गया, ठीक है, कोलेजन हो गया, एल्बुमिन हो गया, एंजाइम्स हो गए, ये सारे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करते हैं। जैसे इंसुलिन है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको मेंटेन करता है, समझ गए ना। केराटिन जो है ये हमारे हेयर में है, ठीक है, नेल्स में है, इसके अलावा आप जानते हैं एल्बुमिन है, एंजाइम्स है, ये कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 बेसिस पर किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, इस बेस पर इसका क्लासिफिकेशन है। और एक है फाइब्रस प्रोटीन्स, रेशेदार प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है वो थ्रेड लाइक होते हैं, धागे जैसे, और एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड इस तरह से, एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड इस तरह से अरेंज होकर और क्या बना देते हैं, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर या फाइबर्स बनाते हैं। और ऐसे में इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कांटेक्ट होगा वो ज्यादा होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह के जो फाइब्रस स्ट्रक्चर रखते हैं
वो वाटर इंसॉल्युबल होते हैं। तो ये लिखा है कि थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल्स व्हिच टेंड टू लाई साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर्स, दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर। मतलब इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल है इस तरह से थ्रेड लाइक एक दूसरे के साथ जो है साइड बाय साइड अरेंज हो जाते हैं और ऐसे में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है और ये एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट रहते हैं और वाटर इंसॉल्युबल है। मैग्नीशियम के एग्जांपल है जैसे, ठीक है, कोलेजन जो कि टेंडोन्स में मिलता है, मायोसिन जो मसल्स में मिलता है, फाइब्रोन जो सिल्क में होता है, केराटिन स्किन हो गया, हेयर हो गए, नेल्स हो गए, बूल हो गए, हॉर्न्स हो गए, फेदर्स हो गए, समझ गए बच्चों की त्वचा में मिलता है, बालों में, नाखूनों में, ठीक है, बूल्स हो गए, ऊन में है, हॉर्न्स सींग हो गए, फेदर्स पंखे हो गए पक्षियों के, इनमें मिलता है। और कोलेजन जो है टेंडोन्स जो कि जोड़ हड्डियों का जहां होते हैं वहां मिलते हैं, मायोसिन हमारी मसल्स में होते हैं। तो ये सब कैसे होते हैं? फाइबर्स, इस तरह से फाइबर एक दूसरे के साथ इस तरह से जम जाते हैं। और दूसरे हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इनको बोलते हैं गोलाकार प्रोटीन, समझ गए बच्चों। तो इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक मॉलिक्यूल वो जो है कॉम्पैक्ट शेप का एक गोल स्फेरिकल मॉलिक्यूल बन जाता है। यही लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन व्हिच फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स दैट ऑफन अप्रोचेस स्फेरिकल शेप। मतलब इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं जैसे बॉल की तरह, धागे इकट्ठे होकर और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। अब ऐसे में जो मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कम कांटेक्ट में आते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। समझ गए बच्चों कि प्रोटीन अणु मतलब मॉलिक्यूल्स आर प्रोटीन व्हिच फोल्डेड इनटू कॉम्पैक्ट यूनिट्स दैट ऑफन अप्रोचेस स्फेरिकल शेप, दे आर, ठीक है, ऑफ कांटेक्ट द एरिया, यहाँ क्या है, द एरिया ऑफ कांटेक्ट, the area of contact is small between these molecules, therefore they are soluble in water। समझ गए बच्चों, प्रोटीन अणु जो कुंडलित होकर गोलाकार अणु के रूप में होते हैं, इसमें अणुओं के बीच संपर्क कम होता है जिससे ये जल में विलीन होते हैं। तो ये सॉल्युबल प्रोटीन है और ये इनसॉल्युबल, पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है आपको लिखा होता है कि इसमें फाइब्रस प्रोटीन कौन है, ठीक है, इसमें ग्लोब्यूलर प्रोटीन कौन है। तो जैसे एग्जांपल है इंसुलिन, थायरोग्लोबिन, एल्बुमिन, एंजाइम्स और जो कुछ हार्मोन्स भी हैं, इस तरह के जो है हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, जल अपघटन उत्पाद के आधार पर। तो देखो, एक तो होते हैं सिंपल प्रोटीन्स, साधारण प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन्स जिनके हाइड्रोलिसिस से केवल अल्फा एमिनो एसिड्स बनते हैं और कोई अदर कंपाउंड नहीं मिलता। These proteins give only alpha amino acid on hydrolysis। इनके जलावटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल मिलते हैं, जैसे कि एल्बुमिन है, केराटिन है, ग्लूटानिन है, ऑक्सीजेनिन है। ये सब कैसे प्रोटीन्स हैं बच्चों? सिंपल प्रोटीन, इनमें केवल एमिनो एसिड्स होंगे। दूसरे हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, संयुग्मित प्रोटीन, इनके हाइड्रोलिसिस से अमीनो एसिड तो मिलेंगे, इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी मिलता है जिसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, समझ गए ना। और हाइड्रोलाइसिस दे गिव नॉन प्रोटीन पार्ट मींस प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एडिशन विद अमीनो एसिड्स। इनके जल अपघटन से अमीनो अम्ल के साथ एक अप्रोटीन भाग मिलता है जिसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, तो इसमें क्या होगा, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड। ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें शुगर और अमीनो एसिड। लिपोप्रोटीन, लिपिड और अमीनो एसिड। क्रोमोप्रोटीन मतलब कलरिंग मैटर, जिससे कलर आते हैं, और अमीनो एसिड जैसे कि आप देखोगे हीमोग्लोबिन है। मेटैलोप्रोटीन, इनमें मेटल भी होगा और अमीनो एसिड्स भी होंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट के बेस पर अमीनो एसिड का, सॉरी, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है, यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स। तो जो प्रोटीन्स हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है? तो देखो बच्चों, केमिकली जो प्रोटीन्स हैं ये पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, समझ गए ना, कि जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड्स के क्या है, पॉलीमर। समझ गए बच्चों कि प्रोटीन रासायनिक रूप से अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। अब यहाँ पर आता है अमीनो एसिड्स क्या है। तो देखो बच्चों, अमीनो एसिड्स ये बाइफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें COOH ग्रुप मींस कार्बोक्सिलिक ग्रुप
और NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप, दोनों एक ही मॉलिक्यूल में होते हैं तो उनको बोलते हैं अमीनो एसिड। बाइफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मींस COOH as well as amino group NH2 are called amino acid। ऐसे द्विक्रियात्मक समूह युक्त कार्बन क्या होगी जिनमें COOH और NH2 अमीनो ग्रुप दोनों एक साथ हो, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? अमीनो एसिड्स। ये है एक एग्जांपल, ओके, कि COOH NH2CH और R, ये है अमीनो ग्रुप जो कि बेसिक नेचर का होगा, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एसिडिक नेचर का है, और यहाँ पर ये R एक साइड चेन होगी जो हाइड्रोजन भी होती है जैसे ग्लाइसिन में, और अदर अमीनो एसिड्स में ये लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप के या सब्स्टिट्यूटेड कोई चेन हो सकती है। एग्जांपल है ग्लाइसिन NH2CH2COOH, है ना, एलेनिन NH2CH CH3COOH, और भी हमें 20 अमीनो एसिड्स देखने हैं। तो ये है अमीनो एसिड का कंपोजिशन, प्रोटीन का कंपोजिशन। अब यहाँ पर हम अमीनो एसिड क्या है, इनके टाइप्स लेंगे, फिर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट है। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स में फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप्स। समझ गए बच्चों कि NH2 तथा COOH समूहों की संख्या के आधार पर कि कितने NH2 और कितने COOH। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो देखो फर्स्ट होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक का मतलब क्या हुआ कि इनमें एसिड ग्रुप जो है COOH, नंबर ऑफ COOH, ठीक है, नंबर ऑफ COOH ग्रेटर देन नंबर ऑफ NH2 ग्रुप, मतलब जो जितने भी उसमें NH2 और COOH ग्रुप्स हैं उनमें COOH ज्यादा हो और NH2 कम हो, तो ये है कौन से? एसिडिक। ये एसिडिक नेचर के होंगे, जैसे ग्लूटामिक एसिड NH2 CH2 CH2 CH COOH, ओके, सॉरी यहाँ पर होता है ग्लूटामिक एसिड में COOH, तो एक COOH और एक इस तरह से COOH, दो COOH ग्रुप होते हैं, तो ये है ग्लूटामिक एसिड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दो COOH और एक NH2। इसके अलावा अदर एग्जांपल है एस्पार्टिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। तो ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, एसिड लगा है मतलब एसिडिक याद रख लेना। दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक में NH2 ज्यादा और COOH कम होंगे बच्चों, मतलब NH2 ग्रुप COOH से ज्यादा होगा, तो ये बेसिक नेचर के हो जाते हैं, क्योंकि NH2 बेसिक नेचर का होता है, COOH एसिडिक नेचर। अगर दोनों बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएंगे, अगर COOH ज्यादा है NH2 से तो एसिडिक हो जाएंगे, NH2 ज्यादा है COOH से तो बेसिक होंगे। जैसे लाइसिन जो कि सोयाबीन का प्रोटीन है, NH2CH2 का होल 4 CH NH2 COOH, देख रहे हैं आप यहाँ पर दो NH2 और एक COOH है, तो ये लाइसिन। आर्जिनिन, हिस्टिडीन और भी अदर एग्जांपल्स में आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, हम उनके स्ट्रक्चर्स में आगे देखेंगे कि इस तरह से बेसिक अमीनो एसिड्स हैं। थर्ड होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल में दोनों बराबर होंगे बच्चों, COOH और NH2, क्योंकि ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक है। जब ये दोनों बराबर होंगे तो ना तो एसिडिक नेचर रह जाएगा अमीनो एसिड में, ना बेसिक, तो ये कहलाते हैं न्यूट्रल। उदासीन, कौन से होगा ये? उदासीन अमीनो अम्ल। समझ गए बच्चों, ये अम्लीय है, ये क्षारीय अमीनो अम्ल है, ये उदासीन। जैसे ग्लाइसिन NH2 COOH दोनों बराबर है। एलेनिन, इसमें भी ये है। इसी तरह से और भी आगे देखोगे फेनिल एलेनिन, इस तरह से ये किस बेस पर होगा? इन ग्रुप्स के बेस पर। अब नेक्स्ट जो दूसरा क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 विद रिस्पेक्ट ऑफ COOH। समझ गए ना कि COOH के रिस्पेक्ट में NH2 की क्या पोजीशन है, इस बेस पर हम अमीनो एसिड को क्लासिफाइड भी कर सकते हैं। देखो कैसे, इनमें कौन-कौन से होते हैं कि COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में NH2 कहां पे है? तो एक तो होता है इसमें फर्स्ट है अल्फा अमीनो एसिड्स। तो ये ध्यान रखें कि जो प्रोटीन्स होते हैं, समझ गए बच्चों, प्रोटीन्स कंटेन या कंसिस्ट अल्फा अमीनो एसिड्स। जो भी हम प्रोटीन्स पढ़ेंगे उसमें अल्फा अमीनो एसिड्स भी होंगे। तो यहां पर जो NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, ठीक है, प्रेजेंट अल्फा पोजीशन, ओके, अल्फा पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ COOH। समझ गए बच्चों,
कि जो COOH समूह है, समूह के सापेक्ष जो NH2 ग्रुप है, NH2 समूह वो कहां पर होता है? अल्फा स्थिति में। देखो कैसे, जैसे H2NCH ये है साइड चेन COOH, तो ये है अल्फा पोजीशन, समझ गए ना? यहाँ पर जितने भी अमीनो एसिड हैं जैसे ग्लाइसाइन है, जो अभी आपने देखे कि जो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये सब क्या है बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड। दूसरा होता है बी में हमने बीटा अमीनो एसिड, समझ गए बच्चों कि बीटा में तो यहां पर जो NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट, ठीक है, बीटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ COOH। समझ गए बच्चों कि जो COOH ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में NH2 बीटा पोजीशन में दिखेगा, जैसे NH2 CH2 और यहाँ C है, तो ये अल्फा और ये है बीटा, तो यहाँ बीटा पोजीशन में दिख रहा है, तो ये बीटा है। ऐसे ही हम गामा ले सकते हैं। गामा अमीनो एसिड में क्या होगा कि NH2 is present, ठीक है, गामा पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ COOH, ये है। जैसे हम यहाँ NH2 CH2 COOH, तो ये है, यहाँ से ले अल्फा, बीटा, गामा, तो ये गामा अमीनो एसिड्स है। तो पोजीशन के बेस पर अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और भी आगे। ध्यान रखें जो हम प्रोटीन्स लेते हैं या हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं उसमें अल्फा अमीनो एसिड्स हैं और सभी के सभी अमीनो एसिड L कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। मैंने इनका L नोमेनक्लेचर, D नोमेनक्लेचर बताया है। आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में जाएं, वहां DL नोमेनक्लेचर, चाहे कैसा भी अमीनो एसिड आपको दे दिया गया हो, कैसा भी स्ट्रक्चर दिया हो, कैसा भी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे वो आपको फिशर प्रोजेक्शन में हो, चाहे पर्सपेक्टिव या 3 डायमेंशनल, आप उस अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं कि वो D है या L। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार पर। तो एक तो होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, अनिवार्य अमीनो अम्ल। ओके, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है बच्चों, उसमें 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। समझ गए ना कि जो हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स है उन सब के सिंथेसिस में 20 अमीनो एसिड्स लगते हैं। उनमें से 10 अमीनो एसिड हमारी बॉडी सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकती, उन्हें हमें डाइट के फॉर्म में बाहर से लेना होता है। उन्हें प्लांट्स में ही सिंथेसाइज्ड होता है, मतलब वो प्लांट में ही सिंथेसाइज होते हैं। तो यही लिखा है कि अबाउट 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन विच 10 अमीनो एसिड नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। समझ गए ना? These are called essential amino acids। समझ गए कि जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है हम बोलते हैं essential amino acids। These are must be supplied our body through diet। हम बाहर से डाइट के थ्रू लेते हैं। अगर ये कम पड़ जाए हमारी बॉडी में तो कई डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो समझ गए बच्चों कि प्रोटीन संश्लेषण में 20 अमीनो अम्ल लगते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं कर सकते, नहीं होते। इन्हें बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, अनिवार्य अमीनो अम्ल। इन्हें हम बाहर से भोजन के साथ लेते हैं। ये है कुल मिला के 10। देखो, एक है ट्रिप्टोफैन TRP, थ्रियोनिन THR, सिंबल फॉर्म और शॉर्ट में T, हिस्टिडाइन HISH, आर्जिनाइन ARGA, लाइसीन L, तो ये होगा 1 2 3 4, ओके 5, लाइसीन L से, ल्यूसीन LEUL 6, मेथियोनिन 7, वेलिन 8, ओके BL B से, आइसोल्यूसिन ILE I से और फिनाइल एलेनिन P। अब आता है कि इनको याद कैसे रखोगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आता है उसमें लिखा होता है इनमें से कौन एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है या इनमें से कौन सा अमीनो एसिड एसेंशियल है। तो ये 10 आपको याद रखने होंगे। इनके स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है बट इनके नेम्स बहुत जरूरी है। तो देखो रटने का मैं बता दूं, इस तरह से याद रख लोगे। TT हॉल में VIP, देखो T ट्रिप्टोफैन, T थ्रियोनिन, H हिस्टिडीन, A आर्जिनिन, L लाइसीन, L ल्यूसीन, M मेथियोनिन, B वेलिन, I आइसोल्यूसिन और P से फिनाइल एलेनिन। तो ये TT हॉल में VIP इतना याद रखना है। इसके बेस पर आपको 10 अमीनो एसिड्स याद रहेंगे ताकि आप ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। अमीनो एसिड में
ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है, कौन सा नॉन एसेंशियल है। हम नॉन एसेंशियल को अलग से ले रहे हैं, तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, अनिवार्य अमीनो अम्ल थे, ये अनिवार्य अमीनो अम्ल नहीं है। तो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनमें से 10 अमीनो एसिड सिंथेसाइज ह्यूमन बॉडी, इनमें से 10 हमारी बॉडी ही क्या कर लेती है, सिंथेसाइज कर लेती है। इनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, क्योंकि हमें इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी बॉडी में इनकी कमी होती है तो बॉडी खुद ही बना देती है, इसलिए हमें इनको नॉन एसेंशियल बोला गया। जबकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो थे बच्चों, समझ गए ना, तो जो नॉन एसेंशियल वो ऐसे हैं कि अगर हमारी बॉडी में अगर उनकी कमी हो जाए तो कई प्रकार की डिसीज होती हैं, और इनमें से प्रोटीन की जो सबसे डेफिशिएंसी की जो डिसीजेस हैं, एक तो होती है क्वाशियोरकर और एक मैरास्मस। फिर से सुन लें, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो डिसीजेस होती हैं वो 2 हैं मैन, एक तो होती है क्वाशियोरकर और एक होती है मैरास्मस। इनकी डिटेल आप बुक में कहीं मिल जाएगी, वो जरूर देखें। ठीक है, और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं वो 10 इस तरह से हैं। सिस्टाइन CYS, एलेनिन ALA, टायरोसिन, ठीक है TYR, ग्लूटामिन GLN, एस्पार, ठीक है एस्पारजाइन ASP, ASN और ASN, G है ग्लूटामिक एसिड GLU, एस्पार्टिक एसिड ASP, P प्रोलाइन PRO, S सेरीन SER और G है ग्लाइसान। अब बात है कि इनको कैसे याद रखोगे। तो देखो, आप 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद कर लें तो इनको जरूरत नहीं है रटने की, क्योंकि आज ही बहुत इजी गोइंग पहचान जाओगे। फिर भी अगर आपको याद रखना है तो CAT, GA और PA, कैटरीना, गा गा, प्यारा सा गाना, ऐसे याद रखना है। कैटरीना, गा गा, प्यारा सा गाना, इस तरह से देखो। कैटरीना मतलब C सिस्टाइन, A एलेनाइन और T टायरोसिन, यहां तक हो गए। फिर आता है ग्लूटामिन, ठीक है G, फिर है एस्पारजाइन G, A आ गया, फिर है ग्लूटामिक एसिड G, फिर है एस्पार्टिक एसिड G, प्रोलाइन P, S सेरीन और ग्लाइसान। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, या फिर आप 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स अच्छे से याद कर लो तो इनकी जरूरत नहीं है। आप इजी अगर उनको पहचान जाओगे तो फिर इनको तो वैसे भी आइडेंटिफाई कर दोगे, फिर भी आप इनको याद कर लेना। तो यहां तक नोट करना। अब देखो बच्चों, अमीनो एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएं तो एक तो होते हैं कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ओके, पहले पॉइंट तो है। स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में मीठे होते हैं। मेल्ट एट हाई टेम्परेचर विद डिकम्पोजिशन, अगर इनको मेल्ट करोगे तो हाई टेम्परेचर लगता है और उसमें वो डिकम्पोज्ड हो जाते हैं। ओके, सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू पोलर नेचर। समझ गए बच्चों कि इनमें पोलर नेचर होता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, केवल ग्लाइसिन को छोड़ दो तो सभी ऑप्टिकल एक्टिव हैं, प्रकाशिक सक्रिय होते हैं केवल। ऐसे इसलिए क्योंकि में आप देख रहे हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन है, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, ये है, तो ये सब ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। एक चीज। दूसरा है, जितने भी नेचुरल अमीनो एसिड्स हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं, और जो प्रोटीन सिंथेसिस में या पॉलीपेप्टाइड में मिलते हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं। अब आता है कि एल कौन है और डी क्या है। तो देखो, अगर ये है COOH और ये है साइड चेन NH2COOH के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में देखें तो ये है डी अमीनो एसिड, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये क्या है, एल अमीनो एसिड। देखो, अब आपको कोई अमीनो एसिड दे रखा है और आप कैसे पहचानोगे कि वो एल है या फिर डी है। तो सबसे पहला मैंने आपको पूरा कंप्लीट समझाया है कि कोई भी अमीनो एसिड, जैसे यहाँ लिखा है COOH, ओके, यहाँ लिखा है NH2, ये है H और ये है CH3, या ऐसा लिख दिया जाए CH3 COOH H, ओके, और ये है NH2, या फिर आपको यू दे दिया जाए HOH NH2, ओके, और COOH। अब मैं कहूँ इनमें पहचानो कि कौन D फॉर्म है कौन L फॉर्म है। तो ध्यान रखें कि अगर हमें फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है तो हम इसे किस फॉर्म में चेंज कर लें, NH2 को या तो लेफ्ट में राइट में, और ये रोटेशन जो सीक्वेंस रूल है उसके थ्रू
सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा एक्सचेंज कराएं कि ये NH2 ग्रुप हमारे जो है कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज ना हो, ये लेफ्ट आ जाए। तो देखो बच्चों ये इस तरह से रोटेट कर दो। ओके, तो आपको COOH के रिस्पेक्ट में मैंने NH2 ग्रुप की पोजीशन देखनी है। तो देखो यहाँ पर NH2 आ गया, H यहाँ आ गया, ये है CH3। तो ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? तो ये है D, ठीक है, और ये है क्या? एलिनिन। तो जो भी अमीनो एसिड का नेम है वो, तो ये हो गया इसका D कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है कि इसको क्या लिखोगे? तो सबसे पहले आप इसे फिशर प्रोजेक्शन में चेंज कर लो। ये कहां जाएगा? CH3 इधर, ये कहां जाएगा? इस तरफ। ये हो गया NH2 और ये हो गया H। अब आपको क्या करना है कि ये ग्रुप जो है इधर आ जाए, तो आप दो एक्सचेंज करा दो, दो इंटरचेंज, ठीक है। पहले यहाँ इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, इसको इंटरचेंज कर दो, H2 यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, मतलब एक इंटरचेंज। ओके, या फिर पूरा इस तरह से रोटेट कर दो। तो ये COOH इधर है, तो ये इधर NH2 आ जाएगा। अब देखो आप ये NH2 और COOH की पोजीशन, तो ये क्या है? L अमीनो एसिड। समझ गए ना? तो स्पष्ट ये वाला स्ट्रक्चर है, आप यहां से देखना है आपको। तो जो आपके राइट में पड़ रहा है, जो लेफ्ट में, उसी हिसाब से आपको फिशर प्रोजेक्शन में ग्रुप्स रखना है। इसको देखो आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इन दोनों को ऊपर साइड कर दोगे ऐसे। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं करना आपको, ये सेम रखे रहने दो। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये रोटेट हो जाएगा। तो जो डैश डैश में था, ओके, अब वो सॉलिड वेज में आ जाएगा। तो यहाँ डैश डैश में, तो ये COOH, तो सॉलिड वेज में क्या आ जाएगा? NH2S। अब आप इसको खड़ा कर लो, खड़ा करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ OH, यहाँ H, ओके, यहाँ NH2 और यहाँ COOH, ओके, और यहाँ पर CH3, यहाँ CH3। अभी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा इसका? नहीं आएगा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको ऊपर टॉप पे लाना है COOH। तो आप पूरे मॉलिक्यूल को पलट दो, ऐसे रोटेट कर दो। अब आप जब रोटेट करोगे तो आप सपोज यहाँ पर मैं कुछ और रख दूं, यहाँ पर ले लूं C2H5, तो यहाँ पर हो गया C2H5। ऐसा इसलिए क्या? ताकि डिस्टिंग्विशिंग आपको समझ में आ जाए। तो C2H5 यहाँ, तो CH3 यहाँ। अब जो ग्रुप लेफ्ट में थे वो राइट में, जो राइट में थे वो लेफ्ट में हो जाएंगे। तो यहाँ H हो जाएगा, ओके। देखो तो C2H5 में तो ये आ जाएगा, यहाँ पर COOH और यहाँ आ जाएगा क्या? NH2। यहाँ पर आप देखो मतलब उल्टा हो गया ना कि COOH ग्रुप जो है पलट गया, C2H5 तो यहाँ राइट में ला दो, ये है। जस्ट ऐसा ही यहाँ हो जाएगा CH3 के रिस्पेक्ट में कि यहाँ H और यहाँ क्या हो गया? OH। अभी आपका, तो आप इसको रोटेट करो, ये यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। अब आप देखो COOH, NH2, C2H5, बाकी यहाँ के ग्रुप को आप कोई रोटेशन नहीं करना। अब आप देखो ये, तो ये कौन सा अमीनो एसिड हो गया? D अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? D अमीनो एसिड। वैसे मैंने पूरा डिटेल में D और L नॉमेनक्लेचर बताया है अमीनो एसिड्स का, वहां देख लेना, या यहाँ पर सिंपली आपको समझ लेना है। तो यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक अमीनो एसिड्स की ले ली। आगे हम ज्वेटर आए, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन कोएगुलेशन, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।